नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर के काल के बाद जब मौर्य काल का समाप्त होता है, मौर्य काल खत्म हो जाता है, उसके बाद कई जो वंश थे वो हमारे भारत पर आए, कुछ आक्रमणकारी आए। तो उनका शासनकाल कैसा कैसा रहा, जैसे कुषाण आए, पहलवन आए, हिंद यूनानी आए, शक आए, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब मौर्य काल का समापन होता है, मौर्य काल खत्म होता है, तो उसके बाद ये आक्रमणकारी देखने को मिलते हैं और मौर्य काल से पहले देखने को मिलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मौर्य काल के पहले कौन भारत पर आया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, डेरियस ने एक आक्रमण किया, ईरानियों का आक्रमण था और यूनानियों का आक्रमण, वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। वो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण था। फिर जब मौर्य काल आता है तो मौर्य इतने विशाल शक्तिशाली सेना रखते थे कि उनके शासन काल में किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ देखने की, भारत की तरफ किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मौर्य काल खत्म होता है तो फिर छोटे छोटे जो राजवंश थे ये भारत की ओर बढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि जब सुदृढ़ राजा होता है उस समय कोई नहीं आक्रमण कर सकता है, लेकिन जैसे ही किसी की सत्ता कमजोर लगती है तो वहां पे दूसरा एंट्री मार देता है। तो इसी के कारण हमारे देश पर हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलवन आए और कुषाण आए। तो सबसे पहले कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, इनके क्रम की वजह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं हिंद यूनानी। हमारे मौर्य काल के बाद विदेश से आए थे हिंद यूनानी, हिंद यूनानियों के बाद आए शक, शक के बाद आए पहलव और पहलव के बाद आए कुषाण। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंद यूनानियों की। हिंद यूनानियों को हिंद यूनानी भी कहा जाता था, ग्रीक भी कहा जाता था, इंडो ग्रीक भी कहा जाता था और बैक्टीरियाई भी कहा जाता था। क्या बैक्टीरियाई भी कहा जाता था हिंद यूनानियों के ये नाम से। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह हिंद यूनानी, ग्रीक, इंडो ग्रीक और बैक्टीरियाई भी पूछा जाता है। तो इन्हीं को कहा जाता है हिंद यूनानियों को। हिंद यूनानी मध्य एशिया से के रास्ते हमारे भारत में आए थे, मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे और इनका जो प्रथम राजा था हमारे भारत में आने वाला, उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। और इसने जब भारत में एंट्री करता है डेमेट्रियस, तो एंट्री करने के बाद इसने उस समय के महाजन पद थे काबुल, गंधार, इन जो आज का अफगानिस्तान है, तो इसने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब इन प्रांतों को जीत लिया था। जैसे ये हमला करता है तो इसने पंजाब तक का जो एरिया था वो जीत लिया था और वहां पर इसने अपनी शासन प्रणाली को मजबूत कर दिया था और इसने अपनी राजधानी साकल यानी सियालकोट को बनाया था। साकल यानी सियालकोट को बनाया था अपनी राजधानी। तो प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि अपनी राजधानी कहां बनाई थी इसने, डेमेट्रियस ने? तो सियालकोट या साकल, साकल को उस सियालकोट को उस समय साकल कहा जाता था। तो इसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो इससे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ये भारत में आया, इसने कितने राज्य जीते? पंजाब तक जीते थे। उसने अपनी राजधानी जो है साकल यानी सियालकोट को बना लिया था। उसके बाद हिंद यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध आया, उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। मिनांडर यानी मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत में 165 से 145 ईसा पूर्व में रहा था। कब? 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक हमारे भारत में रहा था और ये सिंध प्रांत में इसने आक्रमण किया था और सिंध प्रांत को जीता था। लेकिन मैंने जब पुष्यमित्र शुंग पढ़ाया था तो पुष्यमित्र शुंग ने इस मिनांडर को हरा दिया था।
मिनांडर को हरा के भगा दिया था। उसके बाद मिनांडर की एक संगति होती है, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। नागसेन के साथ मिनांडर की मुलाकात होती है और मुलाकात में मिनांडर ने नागसेन से कई प्रश्न पूछे। नागसेन से कई प्रश्न पूछे, उसका इंटरव्यू जैसा उसने लिया था उसके से कई प्रश्न पूछे, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इंसानियत को लेकर, मानव को लेकर, तो कई प्रश्न पूछे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें इसकी जो वर्णन है, मिनांडर और नागसेन का वर्णन है, वो एक पुस्तक है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, उसका नाम है मिलिंदोपन्हा। मिलिंदोपन्हा में इसका वर्णन जो है विस्तृत जानकारी के साथ लिखा गया है। नागसेन से मिनांडर ने जब ये पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो नागसेन ने कहा कि महाराज, मुझे लोग नागसेन के नाम से जानते हैं। तो मिनांडर ने कहा, क्या आपका हाथ नागसेन है? क्या आपका सर नागसेन है? क्या आपकी भुजाएं नागसेन है? क्या आपके पांव नागसेन है? नागसेन चीज क्या है? तो नागसेन ने कहा कि महाराज, मेरा सर जो है वो नागसेन नहीं है, मेरे हाथ नागसेन नहीं है, मेरे पांव भी नागसेन नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों लोग मुझे नागसेन के नाम से जानते हैं। मेरा तो ये मानना है कि नागसेन नाम की कोई चीज ही इस दुनिया में नहीं है। ये जो मेरे हाथ है, मुंह है, आंखें हैं, कान है, सर है, धड़ है, भुजाएं है, इनको मिलाकर एक पिंड बना है जिसको लोग नागसेन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में नागसेन की नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार के मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न पूछे थे और नागसेन बहुत ही प्रभावित हुआ था। नागसेन से मिनांडर बहुत ही प्रभावित हुआ था नागसेन से, और उसके प्रभाव में आकर मिनांडर ने बौद्ध संगति स्वीकार कर ली थी। वह बौद्ध संगत में चला गया था, बौद्ध भिक्षु बन गया, मतलब बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। और हिंद यूनानियों का प्रथम सिक्के जो थे वो सोने के चलाए थे। हिंद यूनानियों ने पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और इन सिक्कों की विशेषता ये थी कि इस पर जिस राजा के सिक्के चलाए जाते थे उस राजा का नाम हुआ करता था, और जिस संवत में, जिस डेट में चलाए जाते थे उसको भी सिक्के पर दर्शाया जाता था। जैसे आज आपने हमारे हिंदुस्तान के सिक्के हैं, उस पर जिस संवत में वो बनेगा वो डेट लिखी जाती है कि कौन के वर्ष में ये बना है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हिंद यूनानियों के द्वारा सिक्कों पर पहली बार चलाई गई थी। इससे पहले सिक्के बनाए जाते थे लेकिन डेट को नहीं लिखते थे। बड़े अगर ज्यादा लिख दिया तो राजा का नाम लिख दिया, राजा का नाम भी नहीं लिखते थे, उसकी चित्र बना दिया राजा का सिक्के पर। तो उन्होंने सबसे पहले राजा का चित्र और डेट ये दोनों सिक्कों पर लिखी थी ताकि सिक्कों की पहचान की जा सके। क्या? सिक्कों की पहचान की जा सके। और इनके आने से कला में क्या बढ़ोतरी मिलती है? जो इनकी कला थी, हिंद यूनानियों की जो कला थी, इसे हेलिस्टिक आर्ट कहते हैं। इसको हेलिस्टिक आर्ट कहते थे। और भारतीय कला, अब भारत में आए थे तो भारतीय कला भी थी, तो ये हेलिस्टिक आर्ट जो था ये भी भारतीय कला में मिल गया। मतलब भारतीय कला और हेलिस्टिक आर्ट के मिश्रण से एक कला उत्पन्न होती है जिसे गंधार कला का नाम दिया गया। इसका गंधार कला का नाम भी इसको दिया गया। ये दोनों गंधार कला जो है ये हेलिस्टिक आर्ट और हिंदुस्तानी आर्ट दोनों को मिलने, इनके समावेश से जो है वो गंधार कला का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो आपने देखा है नाटक होते हैं हमारे, पर्दा गिरा दिया जाता है, फिर पर्दा उठा लिया जाता है, रामलीला होती है या कोई नाटक कला होती है, तो उसमें जो पर्दा गिराने और पर्दा उठाने की प्रथा जो है वो हिंद यूनानियों ने शुरू की थी। तो ये विशेषकर कई एग्जामों में पूछा गया है कि ये जो पर्दा कला है, इससे पहले जो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें पर्दे का जिक्र नहीं होता है, लेकिन इसमें पर्दे का जिक्र होता है कि पर्दा गिराना, नाटकों में पर्दा गिराना और उठाने की जो
प्रक्रिया है इन लोगों ने, हिंद यूनानियों ने शुरू की थी। तो हिंद यूनानियों का ये मैंने आपको बता दिया कि इनका जो आर्ट कौन था, हेलेनिस्टिक आर्ट था, और भारतीय आर्ट के साथ मिलकर इनकी गंधार कला का निर्माण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इनका राजा जो था वो मिनांडर था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं शक की ओर। अब क्रम से पूछा है, फिर क्रम से मैं आपको बताऊंगा। तो क्रम से हम दूसरा नंबर आता है शक का। जो शक थे ये मध्य एशिया की जनजाति थी, ये मध्य में एशिया में एक जनजाति थी जो कि चारे की खोज में हमारे भारत में पहुंचते हैं। और इनके 5 कबीले थे, इनके 5 कबीले, इतिहासकार इनके 5 कबीले मानते थे। और जो इनका सबसे प्रसिद्ध कबीला था वो पश्चिमी कबीला था। जब ये भारत में पहुंचते हैं तो ये कबीले अन्य स्थानों पर, मतलब भारत के कई स्थानों पर चले जाते हैं, जैसे दक्षिण की ओर चले गए, पूर्व की ओर, मध्य भारत की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर। लेकिन इनका जो कबीला सबसे महत्वपूर्ण कबीला था वो पश्चिमी कबीला को माना जाता है। जो प्रसिद्ध था वो पश्चिमी शाखा थी। इनकी 5 शाखाओं में से सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? पश्चिमी शाखा। और इसका जो राजा था उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत ही प्रसिद्ध राजा था शकों का। तो इसका जो शासन काल है वो 150 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। और इसने कई कार्य हमारे भारत में करवाए थे। रुद्रदामन ने हमारे भारत में सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील आपको मैं बता दूं, सुदर्शन झील जो है वो गिरनार पर्वत पर बनाई गई, गुजरात के गिरनार पर्वत पर बनाई गई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी सिंचाई की व्यवस्था के लिए। लेकिन इसका पानी खराब कर दिया था जब दूसरे राजा हुए, तो इस पर कोई ना देख रेख, इसकी डेंडिंग पेंडिंग करने को बहुत हो गई थी। तो इसको सबसे पहले रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उसकी जो डेंडिंग पेंडिंग है वो करा के उसके पानी को शुद्ध बना के सिंचाई के लिए व्यवस्था यहां से इसने बनाई थी। किसने बनाई थी? रुद्रदामन ने। उसके बाद सबसे पहली बात इसकी ये बताई जाती है कि जो संस्कृत भाषा में अभिलेख था वो सबसे पहले रुद्रदामन ने लिखाया था। जूनागढ़ अभिलेख, आपको पता है आज भी जूनागढ़ में अभिलेख वो मौजूद है। जूनागढ़ में अभिलेख लिखाया था रुद्रदामन में। उस पर मौर्य काल के जो शासक थे उनका वर्णन विस्तृत जानकारी के साथ लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले अभिलेख जूनागढ़ में मौर्य का वर्णन वहां पे किया गया है। ये किसने बनाया था? रुद्रदामन ने बनाया था। और इसका जो समापन है फिर शक का, वो कौन करता है? विक्रमादित्य ने शकों को हरा दिया था। विक्रमादित्य एक नाम नहीं था, उपाधि का नाम था। तो विक्रमादित्य ने शकों को हराया और इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में उसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा। और विक्रमादित्य उसने संवत भी शुरू किया था जो कि 58 बीसीई में उसने शुरू किया था। और ये उज्जैन का राजा था। कहां का? उज्जैन का राजा था। इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन इसने शकों को हराया था और फिर इसने विक्रम संवत भी शुरू किया था, अपने नाम का संवत शुरू किया था। तो आपने देखा है पंचांग में विक्रम संवत को आज भी दर्शाया जाता है। तो ये प्रमुख शासक रहा है और इसने शकों को हराया था। इसके बाद आते हैं पहलव। आते हैं। पहलवों का ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं पहलवों से, लेकिन कुछ ये भी मध्य एशिया की एक मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया से ये भारत में आए थे और इनका संबंध चीन में एक जाति थी जिसकी यूची और तोखड़ी एक जाति थी चाइना की। उस जाति से इनका संबंध था और ये हिमालय की वजह से मध्य एशिया के रास्ते हमारे भारत में आए थे। आपको पता है अगर चीन से भारत को आना हो तो हिमालय को पार करना पड़ता है, लेकिन उस समय हिमालय को पार करने के लिए इतने प्रयुक्त साधन नहीं थे। तो ये घूमकर हिमालय से ऊपर होकर जब मध्य एशिया पहुंचे और फिर काबुल और कंधार के रास्ते होते हुए हमारे भारत में आते हैं। कौन? पहलव।
पहलव, सॉरी पहलव नहीं, कुषाण, कुषाण आए थे। इससे बाद आए कुषाण, और कुषाणों का जो प्रमुख शासक था वो गोंदो फर्निस था। कौन था? गोंदो फर्निस था। यहां में छूट गया था। गोंदो फर्निस था पहलव का प्रमुख शासक। और इसके ही शासनकाल में सेंट थॉमस एक पादरी आए थे हमारे भारत में, और इन्होंने ही ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ये दो प्रश्न बनते हैं पहलव से। तो जो प्रमुख शासक था वो कौन था? गोंदो फर्निस। और सेंट थॉमस पादरी आया था और उसने हमारे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद कुषाण आते हैं। कुषाण आते हैं तो ये मध्य एशिया से आई हुई एक मध्य एशिया से आए थे, और ये यूचे और तोखड़ी जनजाति से संबंध रखते थे चाइना की। तो ये हिमालय को न आते हुए मध्य एशिया के रास्ते हमारे भारत में पहुंचते हैं। इसके प्रमुख जो है प्रमुख कबीले, इसमें भी कई कबीले थे। तोखड़ी और यूची जो जनजाति थी, इसमें से कई कबीले थे। इसमें 5 कबीले बताए जाते हैं कि इनके भी 5 कबीले थे। और जो प्रमुख कबीला था उसको कुषाण के नाम से जाना जाता था। क्या? कुषाण के नाम से जाना जाता था। अब मैं कुषाण की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद इसका जो संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक था, वो कुजुमकंठ फीसेस था। कौन? कुजुमकंठ फीसेस था। और दूसरा प्रमुख, इसका प्रमुख दूसरा शासक जो बना वो भीमकंठ फीसेस बना। भीमकंठ फीसेस, पहला जो शासक था वो कुजुमकंठ फीसेस, और दूसरा भीमकंठ फीसेस बना था। तो इसने सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने हमारे भारत में सबसे पहले अगर शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कुषाणों ने चलाए थे। ज्यादा जो चलाए थे, आपको मैंने बताया था, जब गुप्तों ने सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के थे वो गुप्तों ने चलाए थे। लेकिन सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो कुषाणों ने चलाए थे। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं। आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि स्वर्णिम काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है, आप गुप्त काल को लगा देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि सोने के शुद्ध सिक्के जो है वो कुषाणों ने चलाए थे, और सबसे ज्यादा सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी वो उतनी शुद्ध नहीं थी, और सोने के सिक्के चलाए थे। और ये जो भीमकंठ फीसेस था, इसने सोने के सिक्के के साथ ये भगवान शिव की पूजा करता था। ये भगवान शिव को मानता था। उसके बाद आता है सबसे जो प्रसिद्ध कुषाणों में शासक हुआ वो हुआ कनिष्क। कनिष्क जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। तो जो कनिष्क था ये सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है कुषाण वंश का। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में ये राजा बना था। 78 में, कब? ये 78 में राजा बना था। और जब ये राजा बना तो इसने एक इसके उपलक्ष्य में शक संवत शुरू कर दिया। क्या? शक संवत। लेकिन ये एडी में बना था। 78 एडी में राजा बना था और इसने ही शक संवत शुरू किया था। जो आज भी शक संवत हम चला रहे हैं, जो देसी संवत है वो शक संवत, हिंदुस्तानी संवत जो शक संवत माना, इसको मानते हैं। जो कि इसका अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन मास जो होता है वो अंतिम होता है। जो चैत मास है वो इसका पहला महीना माना जाता है। ये प्रश्न कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि जो शक संवत है उसका अंतिम महीना कौन है और पहला महीना। तो इसके संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो आपने देख लेना है। तो इसने 78 ईस्वी में शुरू किया था और शक संवत जो है वो शुरू किया था इसने। और अपनी राजधानी जो थी इसने पुरुषपुर को बनाया था। पुरुषपुर यानी आज का जो आधुनिक का पाकिस्तान में पेशावर है उसको पहले पुरुषपुर के नाम से जानते थे। और इसने दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। इसने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाया था? मथुरा। पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। और इसने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था और वहां से टैक्स इकट्ठा किया था इसने, कनिष्क ने। क्योंकि जब आपको मैं बता दूं कि जो रेशम का व्यापार है, जो रेशम का व्यापार है वो, अगर हिंदुस्तान का नक्शा आपके दिमाग में है तो आप देख सकते हैं कि जो रेशम का व्यापार है
ये भारत रेशम का व्यापार चाइना से होता था, चाइना से व्यापार होता था और ये काबुल और कंधार के रास्ते व्यापार यूरोप को जाता था। लेकिन ये उस समय काबुल और कंधार जो था ये कनिष्क के अंडर में आता था, तो इसने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर आप जो चाइना वाले हैं वो व्यापार रेशम का व्यापार सामान यहाँ से ले जाएंगे तो आपको टैक्स देना होगा। तो रेशम पर जो है वो रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था, कनिष्क ने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम के व्यापार पर रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था? तो कनिष्क ने किया था जो कि कुषाण वंश से था। और इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसने क्या? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। कनिष्क ने फिर बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसको बोलते हैं महायान। दो शाखाएं होती है थी बौद्ध धर्म में, एक अन्यहानियान और दूसरी महायान। तो इसने महायान शाखा को अपना लिया था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। आपको पता है कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। 4 बौद्ध संगतियां हुई है। कितनी? 4 बौद्ध संगतियां हुई है। पहली बौद्ध संगति किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। दूसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी? तो कालाशोक ने कराई थी। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने कराई और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क ने कराई थी। कुंडलवन कश्मीर में कराई थी। पहली कहां कराई थी? जब अजात शत्रु के समय में हुई थी तो वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी जो कालाशोक था उसने राजगिरी बोलते थे, राजगिरी में करवाई थी। जो अशोक था उसने, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति करवाई थी और कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति करवाई थी। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हुई है। बौद्ध संगतियों से भी कई बार बड़े लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसके यहाँ प्रभाव से गंधार और मथुरा कला का विकास होता है। गंधार कला और मथुरा कला। गंधार कला के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हेलिस्टिक कला थी जो कि हिंदू यूनानियों की थी और हिंदुस्तान की कला का मिश्रण होके जो गंधार कला है उसका जन्म होता है। और गंधार कला और मथुरा कला का सबसे ज्यादा विकास जो है वो कनिष्क के समय में मिलता है। कनिष्क ने इसका बहुत ही विकास किया। जो गंधार कला थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जो गंधार कला थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी और जबकि जो मथुरा कला थी ये पाटलिपुत्र और बीच के एरिया मध्य भारत में पड़ती थी, इसलिए ये जैन, वहां पे जैन धर्म बहुत प्रचलन में था, तो ये जैन धर्म से संबंधित थी। जो मथुरा कला है वो जैन धर्म और जो गंधार कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इससे भी कई बार यूपीएससी में पूछे जा चुके ये प्रश्न हैं। तो इसके राज दरबार में कुछ विद्वान थे, उनके बारे में बताता हूं। इनके एक सबसे प्रसिद्ध विद्वान था अश्वघोष। अश्वघोष इसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसने किसकी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी और इस ग्रंथ को, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नंबर दूसरे थे चरक। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी और ये चिकित्सा के जनक इनको कहा जाता है। भारत में किसको सबसे पहले चिकित्सा का जनक कहा जाता है? किसको? चरक। और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। उसके बाद आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की थी और ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। जो आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, पथरी निकाल देते हैं, किडनी निकाल देते हैं, फेफड़े निकाल देते हैं, कोई क्या निकाल देते हैं, तो इनके जो जनक हैं वो सुश्रुत को माना जाता है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी इनको शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। मैं एक वीडियो सुश्रुत पे जरूर बनाऊंगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। नंबर 4 पे आते हैं नागार्जुन। इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत की खोज की थी। क्या? शून्यवाद के सिद्धांत की खोज की थी और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। और कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे और सबसे ज्यादा सिक्के जो इन्होंने तांबे के चलाए थे। ये आपने ध्यान रखना, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। जो ज्यादा सिक्के चलाए थे वो किस
किसने चलाए थे? गुप्तों ने। और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो कुषाणों ने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये थे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण जो हमारे भारत में आए थे आक्रमणकारी, उनके बारे में मैंने आपको ये बताया। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।